जैसा कि आपको पता है, ये जो क्लास है वो हमारी मेंस की है। और मेंस में सिलेबस एनालिसिस को बेसिकली हम करने वाले हैं। मेंस का जो सिलेबस एनालिसिस होता है उस पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि वो सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों को हमको पढ़ना चाहिए और उसके अंतर्गत किस प्रकार से हम उसको आगे तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एमबीबीएस समय समय पे अपना सिलेबस चेंज करती रहती है। समय समय पे सिलेबस चेंज किया। पहला जो सिलेबस चेंज किया गया था वो सिलेबस कब चेंज किया गया था? 2014 में, यानी जो लगातार चला आ रहा था। फिर आपका 2014 से आके 2019 में सिलेबस चेंज किया गया। 2019 से वो सिलेबस लगातार चला। 19 के बाद यानी 20 से, तो 20, 21, 22, 23 में वो सिलेबस चला। 2024 में वो सिलेबस वापस से चेंज हो गया है ना। तो सिलेबस चेंज होने के बाद उसमें बहुत बड़ी ये रहता है कि पहली बार जब वो सिलेबस आता है तो उसमें कई सारे कंफ्यूजन बने रहते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, नहीं बनना है, कवर करना है या नहीं करना है। अब उसमें से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो इसके अंदर था क्या कि पिछले जब हम देख रहे थे तो जो पुराना सिलेबस था वो कुछ पुराना सिलेबस यहाँ पे बना हुआ है, कुछ नहीं बोलेंगे उसको, ये बोलेंगे कि जो पुराना सिलेबस है लगभग 70 से 80% के आसपास है ना। 70 से 80%, इवन 90% बोल रहे। केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा सा अपन छोड़ दें तो पूरा का पूरा वो सिलेबस यहाँ पे बना हुआ। लेकिन नया लगभग उतना ही सिलेबस हमारा जुड़ गया है। तो उन चीजों को हमें यहाँ पे देखना है, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन कौन से बिंदु है, कौन कौन से पॉइंट है जो नए सिलेबस में जोड़े गए हैं, पुराने सिलेबस के क्या टॉपिक है और उसके साथ ही साथ उसमें से हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी अप्रोच हमारी होगी। तो हमने ये पूरा हिस्सा है इसको 3 दिन में बांटा है। अब देखते हैं 3 दिन में हो पाता है या नहीं हो पाता। कई बार मतलब जैसे जब इसको करने बैठे, बनाने बैठे कंटेंट, तो लग रहा है कि शायद 3 दिन से ज्यादा भी अपन को समय लग सकता है। लेकिन वही चीजें हैं कि लगेगा तो उसको देखेंगे, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वहीं से शुरू करते हैं कि समय लग सकता है ना। पीएससी की तैयारी करने वालों के साथ यही कंसर्न है ना, कि अल्टीमेट तरीके से पीएससी में सफल होना है तो आपको उसके लिए पहली चीज सबसे मूल है वो है समय देना पड़ेगा। और आजकल की जो जनरेशन है वो समय देना नहीं चाहती है, उसको सब कुछ चाहिए शॉर्ट में। और मूल चीज है कि आप अगर जब तक समय नहीं दोगे तब तक आप उस विस्कस साइकिल में फंसे रहोगे। उस विस्कस साइकिल का मतलब होता है प्री मेंस इंटरव्यू में लगे रहोगे। प्री दोगे, 1-2 साल दोगे, कुछ पढ़ोगे, फिर प्री निकलेगा। 1-2 साल के बाद प्री निकालने के बाद 2-3 महीने में कोशिश करोगे कि मेंस के लिए पढ़ लें। कुछ आधा अधूरा 2-4 पॉइंट पढ़ेंगे, 2-4 टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मेंस देने जाएंगे, है ना। मतलब 2-4 पॉइंट के मतलब है 2-4 सब्जेक्ट को आप कर लोगे पूरा डिटेलिंग के साथ, नहीं करोगे तो वापस मेंस देने जाएंगे, फिर वहां पे समस्या होगी। और फिर अगर देखेंगे तो फिर इंटरव्यू तक भी पहुंच गए बाई चांस तो वापस उस विस्कस साइकिल में फंसे रहेंगे। तो वो विस्कस साइकिल से हम कैसे निकल सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है तैयारी करने की, या किन किन चीजों को तैयार करना, उन पर बात करेंगे। लेकिन सब चीजों में एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ना। पीएससी में मैं हर बार से बताता था कि भाई आपको पीएससी निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ 5-6 चीजें हैं, है ना। 6 पिलर में मानता हूं कि 6 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है जिससे पीएससी निकलेगा। लेकिन अब जब पिछले 4 से 5 साल का रिजल्ट देख लिया, उन सब चीजों से एक और बड़ी जरूरी चीजें लगती है वो है कि आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारे अनुभव से बोल रहे हैं कि ढेर सारे बच्चे आते हैं, है ना। कई सारे बच्चे क्लास करते हैं, कई टेस्ट के लिए आते हैं, कई सारे आंसर राइटिंग के लिए आते हैं, अलग अलग सेशन में आते हैं। उन सबके साथ एक चीज कॉमन होती है, वो बाकी सब चीज करते हैं, समय नहीं देते हैं, है ना। उनको प्री में पढ़ा तो 2 महीने 3 महीने प्री पढ़ेंगे, 2 महीने 3 महीने में मेंस पढ़ना है, उसको थोड़ा बहुत करना, थोड़ा बहुत के साथ जाना है। तो वो एक समस्या है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो गए जो 5-5, 6-6, 7-7 साल से मैं देख रहा हूं मेंस दे रहे हैं, है ना। लेकिन वो मेंस दे ही रहे हैं, उनका मेंस नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? रीजन ये है कि जो समय दे के बेस बनाया जाए, सब्जेक्ट की समझ बनाई जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, नोट्स बनाया जाए, नोट्स के बाद उसकी प्रैक्टिस बनाई जाए, शॉर्ट्स नोट्स किया जाए, ये सब करने के लिए एक सबसे मूल चीज है वो लगता है समय।
ज्यादातर बच्चे उसको देना नहीं चाहते हैं, और जो देना चाहते हैं उनमें से मैं ये बोल सकता हूँ कि 90% जो है वो सक्सेस हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ नहीं हो पाए हैं 1-2 सालों में, तो अगले 2-4 साल में उनका रिजल्ट जो आएंगे पीएससी के, उनमें हो ही जाएंगे। उनके साथ एक बेसिक चीज है जो सफल है और असफल है या किसी स्टेज से वापस आए हैं, उनमें एक बड़ा अंतर लगता है, वो केवल और केवल एकमात्र अंतर लगता है कि जो सफल होते जा रहा है उन्होंने किसी एक समय पे कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल तक मेहनत की होगी, ना कि उस चक्र में फंसे होंगे। वो चक्र क्या होता है? वो होता है प्री मेंस इंटरव्यू का चक्र, है ना। ज्यादातर लोगों के साथ तो प्री का चक्र, एग्जाम आया 2 महीने 3 महीने के लिए प्री की तैयारी कर ली, फिर 2-3 महीने के लिए इंतजार कर लिया प्री के रिजल्ट का, है ना, बढ़िया से उसका होगा। फिर मेंस दिया, मेंस के लिए वो 2-3 महीने, उसके बाद 1 महीने का समय मिला, 1 महीने के समय में क्या कर लिया, मेंस 1 महीने 1.5 महीने की प्री के रिजल्ट के बाद पढ़ लिया। मेंस पढ़ने के बाद 99% स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस हो ही जाता है जो पेपर में लिख के आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लिख के टॉप करके आए हुए होते हैं, ज्यादातर अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर होते हैं, तो भाई हमारा मेंस तो निकल ही जाएगा। तो मेंस पढ़ने के बाद, मेंस देने के बाद अगले 4-5 महीने फिर इंतजार कर लिया, तब कोई विशेष पढ़ाई नहीं की, थोड़ा बहुत पलट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगला प्री आ गया, तो प्री के लिए फिर 2 महीने पढ़ लिया, फिर 2 महीने वो कर लिया। तो ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल की वजह से ज्यादातर लोगों को क्या होती है ना, ज्यादातर लोग इस पूरी प्रोसेस में सफल नहीं हो पाते हैं, है ना। ज्यादातर लोग, सबसे बड़ा उसमें कंसर्न क्या है कि बैठ के एक एक चीजों को, है ना, एक एक चीजों को आपको कवर करना है, एक एक चीज के नोट्स बनाना, उसकी प्रैक्टिस करना है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें कहीं ना कहीं पे लेग कर रहे होते हैं। किन किन चीजों में मैं समय देने की मांग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 4 बार मेंस देने के बाद ही, कल ही या परसों में बात कर रहा था, वो तो बता रहा था कि सर 4 बार मैंने मेंस किया और वो नया सिलेबस लेके आए और मुझे बताया कि सर ये नए पॉइंट बनाए हैं, है ना, ये नए पॉइंट जुड़े हुए, और उसमें वो एक पॉइंट बता रहे हैं कि सर गणतंत्र के बाद भारत जो है वो सिलेबस में नया जोड़ा गया। तो अब मुझे हंसी आएगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि यार ये व्यक्ति 4 साल से टाइम पास कर रहा था, 2 पॉइंट ऊपर के पढ़ रहा था, 2 पॉइंट नीचे पढ़ रहा था, और यहाँ पे इसको लग गया कि हाँ मेरा हो गया सिलेबस। ना तो उसने उसको पढ़ा है, ना सही लोगों को। देखो आसपास बोलोगे, केवल 1 महीने 2 महीने के लिए आसपास वालों को थोड़ा लगता है कि मेंस दे रहे, थोड़ा बहुत सम्मान कहते हैं, 2 बार मेंस दे रहे सम्मान करते हैं, तीसरी चौथी बार में तो बोलने लगते हैं यार बेवकूफ बना रहे हो तुम, ये तुम बेवकूफ है जो मेंस देके क्या कर ले रहे हो, है ना, क्या ही कर ले रहे हो मेंस देके। तो ऐसी चीजों के लिए सिंसियर पढ़ना पड़ता है, मूल चीज है वो समय देना पड़ता है। इसकी मैं इस बार इसलिए बात कर सकता हूं कि अभी का जो समय मिला है वो कम से कम 6 से 8 महीने का आपको समय मिला है, एक मौका मिला है, और ये 6 से 8 महीने जो शिद्दत से तैयारी कर लेगा उसको मैं लिख के दे सकता हूं कि उसका चयन अगले 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं पे हो जाएगा। नहीं तो वापस होगा क्या कि 3-4-5 महीने अपन ने गुजारे, फिर 1-2 महीने में थोड़ा बहुत मेंस पढ़ा, फिर थोड़ा बहुत प्री पढ़ा, और उसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं, उसके बाद जाते हैं हम एग्जाम को देने के लिए, है ना। एग्जाम को देने के लिए तो ना तो वहां पे आपकी कॉन्सेप्ट झलकते हैं, ना ही चीजें आपकी वो होती है अंडरस्टैंडिंग झलकती है। उन चीजों की वजह से आपकी क्या चीजें, पूरी तैयारी अधूरी सी बनी रहती है। एक बात अभी भी देखते हैं कि जिन व्यक्तियों के रिजल्ट आए हैं, आप जेन्युइन तरीके से देखोगे तो हुआ क्या कि वो ज्यादातर रिजल्ट में अपने आसपास 90 से 95% ऐसे लोगों के रिजल्ट देखता हूं जिन्होंने एक स्पेसिफिक समय पे बहुत शिद्दत के साथ तैयारी की थी। ये समय कब मिला था? ज्यादातर जो समय था वो कोविड वाले समय में, 2 साल तक जब एग्जाम नहीं आए थे, तब ज्यादातर बच्चे बैठ के मेंस की तैयारी कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। उनका बाई चांस रिजल्ट नहीं आया तो बहुत सारे व्यक्ति 19 में सेलेक्ट हुए, 20 में सेलेक्ट हुए, 21 में सेलेक्ट हुए, उन्हीं में से 22 में सेलेक्ट होंगे, 23, 24 में भी वही व्यक्ति सेलेक्ट होंगे। बाकी जो होते हैं जिन्होंने खासकर 21 के बाद से तैयारी शुरू की, तो उन्होंने कुछ महीने प्री की तैयारी करी, कुछ महीने फैंसी की तैयारी करी, और किसी भी चीज में उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही नहीं पाई। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई तो ना तो उनका मेंस मजबूत हो, जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, समझ विकसित होगी मेंस से, तो मेंस की समझ विकसित नहीं होती तो प्री में भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन तो इतने बेसिक होते हैं जो मेंस के लेवल पे पढ़ते हैं, है ना, समझ के आधार पे पढ़ते हैं, लेकिन आपकी समझ डेवलप नहीं हुई तो वही क्वेश्चन आपके कहाँ पे गलत हो जाते हैं, वही आपके प्रीलिम्स में भी गलत हो जाते हैं, है ना, वही क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी गलत हो जाते हैं। तो पूरी तैयारी में जो बाकी सब चीजें, ये सब सेकेंडरी है ना, ये सब सेकेंडरी है। अपने आप को ये कमिटमेंट करना है कि मुझे समय देना पड़ेगा,
वो बगैर समय दिए कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ज्यादा उस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ इस शब्द पे, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे, जैसे लास्ट टाइम का मेंस था 2025 में, कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं, है ना, कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि सर 4 बार मेंस दे दिए, 5 बार मेंस दे दिए, नहीं निकल रहा। अब उनका तो 1 महीने बाद एग्जाम है, उनको ये वो नहीं बोल सकता कि बेटा 4 साल से तुम टाइम पास कर रहे हो, है ना, स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारी कॉपी में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो उनसे नहीं बोल सकते, नहीं तो फिर बोलेगा कि यार सर आपने, आपके जैसे 4 भाई और हैं, वहां चले जाएंगे, है ना। लेकिन उनको क्या ईमानदारी से स्पष्ट दिखता है कि यार ये 4 साल से टाइम पास कर रहे हैं, 5 बार मेंस दे दिया, 6 बार मेंस दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा। कितना ही दे लो आप, है ना, कितना ही दे लो, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला, कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी जब तक आपने एक एक बिंदु के सिलेबस को नहीं समझा, जब तक आपने उस सिलेबस के अपने नोट्स नहीं बनाए, जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, जब तक आपने उसको सेल्फ इवेल्युएट नहीं किया, अल्टीमेट तरीके से कहीं ना कहीं पे वो चीजें अटकी रहेंगी, है ना। तो हमें पहला जो मतलब ये जितने लोग बैठे हैं या जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, उनके लिए मूल चीज ये है ना, ऑनलाइन में भी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सबसे मूल चीज ये है कि अगर आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हो, सही तरीके से चलना चाहते हो, एक समय दो, वो समय नहीं दोगे अपने आप को, सिलेबस को, उसको समझने में, उसके नोट्स बनाने में, तब तक बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। अब समय की बात बाकी क्या चीजें आती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझ आ जाएगा मैं समय पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि समय की कमी की वजह से सभी व्यक्तियों के 6 पेपर, और 6 पेपर में शुरुआत के 4 पेपर में 40 यूनिट, 40 यूनिट के बाद हिंदी एक पे अलग पेपर और निबंध के अलग पेपर। मैं दावे के साथ बैठूं 99% से बोलूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 40 यूनिट के नोट्स बने हुए हैं या पुरानी 35 यूनिट के नोट्स बने हुए हैं, जिन नोट्स को आप 1 या 2 दिन में रिलेट कर दो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं 90 या 95% व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पे अटके हुए हैं, वो ये बोल देंगे कि हमारे नोट्स नहीं बने हुए हैं। बात सही है। तो जब आपके नोट्स नहीं बने तो आपको कॉन्फिडेंस कभी भी एग्जाम निकालने में नहीं आएगा। तो नोट्स आपके नहीं बना, जब समय होगा तभी हमारे क्या बन पाएंगे, नोट्स बन पाएंगे। एक बात, जब समय होगा तो फिर वहां पे कि आप में से कितने व्यक्तियों ने उनमें से हर पॉइंट की प्रैक्टिस की है, मतलब जितने पॉइंट है उनकी प्रैक्टिस किया, उनसे आंसर राइटिंग किया, उनका अभ्यास किया। ज्यादातर व्यक्तियों के साथ वो है, कई सारे लोगों के साथ ये हो जाता है कि बगैर नोट्स बनाया, बगैर सिलेबस को कंप्लीट करने लिखने लगते हैं। सिलेबस में बहुत सारे लोग तो टेस्ट में आते हैं तो उनका वही रहता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी वो पूछा तो सर ये ऐसे क्वेश्चन पीएससी में नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, है ना। ये करते करते उनके 4-5 साल बीत जाते हैं, क्योंकि उनका तो ये रहता है कि ऐसे क्वेश्चन तो पीएससी पूछता ही नहीं, है ना। कुछ प्री में भी ऐसे ही होता था, है ना। 2021 का पूछ लिया सर, पुराण का पुराना पूछ लिया आपने, पुराण तो पुराना नहीं आता है। अब आपने कल परसों पेपर दिया, अब उन्होंने पूछा 2017 का, है ना। आप आउट ऑफ द सिलेबस करके बैठे रहे कि सर आप तो आउट ऑफ द सिलेबस पूछते हो। अब उन्होंने पूछा 2017 का, आपने नहीं पढ़ा, सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे में डले हुए थे, इकोनॉमिक सर्वे के सीधे आंख बंद करके क्वेश्चन उठाए हुए हैं, है ना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं वो दोनों इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और एमबी इकोनॉमिक सर्वे में आंख बंद करके वहां से उठाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको तो हमको पढ़ना नहीं है ना। क्योंकि हम उसमें क्या नहीं देखना चाहते, हम हर चीज को आउट ऑफ द सिलेबस के नाम से या उसके नाम से बचना चाहते हैं। तो पहली बात कि आपको शिद्दत के साथ समय देना पड़ेगा, जब तक आप नहीं दोगे तब तक वहां पे चीजें नहीं आएंगी। जब समय दोगे तो फिर बाकी चीजें क्या करना, बाकी चीजें क्या करना, तो टोटल मैं पूरे पीएससी की मेंस की तैयारी को मेरे हिसाब से 6 बिंदुओं में बांटता हूं। इन 6 बिंदुओं के बगैर आपकी तैयारी अधिक होगी। और ऐसे व्यक्ति जो नए हैं उनको ये 6 बिंदु तो ये मान लेना, अपने दिमाग में फीड कर लेना कि हमको पूरी तैयारी इसी अनुसार आगे बढ़ाना है, हमको पूरी तैयारी इसके अनुसार आगे बढ़ाना है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार से दे रहे हैं, तो वो ये देखो कि इन बिंदुओं में हमारे कहां पे कमी हो रही है ना। इन बिंदुओं में कहां पे कमी हो रही है। एक बात, कमी ऐसा है कि भाई आपने जो पुराना किया, है ना, आपने जो पुराना किया उनमें से हो सकता है कि आप इसमें से कहीं ना कहीं पे लेक कर रहे होंगे, एक बात, या आप हो सकता है कि उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीजें तो आपको उसको देखना है। तो नए और पुराने दोनों तरीके के व्यक्ति जो एकदम शुरू कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा कि जो एकदम शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने पहले मेंस नहीं दिया उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि जो कुछ आपने मेंस के बारे में सुन रखा है, समझ रखा, उसको थोड़ा भूल जाओ। क्योंकि क्या होता है कि लर्निंग करने से पहले भी
कई सारी चीजों में अनलर्निंग करना होता है ना। मेंस इसको लेके भ्रांति बनाई रखी है बहुत सारे लोगों ने कि हमें शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है वो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से थोड़ा सा बचना है। अब जो आपको मेंस का टॉपिक कवर करना रहता है, तो मेंस के अगर पूरे हिस्सों को देखो तो मेरे हिसाब से मैं पूरे हिस्सों को आपका जो मानता हूं वो 6 बेसिक चीजें बताता हूं। क्या बताते हैं कि आपका जो मेंस सिलेक्शन है या मेंस में अल्टीमेट तरीके से आपको पूरा सफलता पानी है ना, क्योंकि जो सफलता मिलेगी पीएससी में वो मेंस से ही मिलेगी। कुछ व्यक्तियों के साथ ये समस्या जरूर हो जाती है ना, कुछ व्यक्तियों के साथ ये समस्या हमको देखने को वो हो जाती है। वो समस्या क्या हो जाती है कि अगर एक दो बार प्री नहीं निकले तो उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो हो जाता है वो प्री हो जाता है ना। एक बार दिया प्री नहीं निकला तो उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्री हो जाता है, और वो प्री होता है अगले बार प्री निकालते हैं, फिर उसके बाद जीवन के 3 साल बाद फिर लक्ष्य होता है मेंस का, इसमें आपके 5-7 साल तो वैसे ही चले जाते हैं, है ना। तो ये बात, इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। जब तक आप होलिस्टिक तरीके से इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं करोगे, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत आप अटके रहोगे। तो सबसे पहले 6 बेसिक चीजें हैं। 6 बेसिक चीजें में आपका सिलेबस सबसे मूल है। सिलेबस को कवर होना, सिलेबस आपके सपने में याद होना। अगर आपने सिलेबस में और उसको इक्वल वेटेज देना, होता क्या है कि पॉलिटी के आर्टिकल नंबर 1 से लेके, है ना, आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर के 51 तक तो 4 महीने घोटते रहते हैं, 2 महीने घोटते रहते हैं, 1.5 महीने घोटते रहते हैं, है ना। आर्टिकल 1 से लेके 51 तक हर की परफेक्शन होता है, लेकिन क्वेश्चन वहां पे क्या आता है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों को बताइए। अब लोकतंत्र के मेंस वाले टॉपिक को तो वो छूते भी नहीं है ना, और फिर वहां पे बोलते हैं कि हमारा मेंस नहीं निकलता। तो आपने क्या किया, आपने अपने सही समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंस लोकतंत्र है या जितना इंपॉर्टेंस वहां पे दूसरा कि भाई भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका भी सिलेबस में एक बिंदु के रूप में दिया हुआ है और मौलिक अधिकार भी बिंदु के रूप में दिया है। लेकिन तैयारी करने के नाम पे ब्लफ क्या होता है, तैयारी करने के नाम पे पूरा का पूरा शुरू पॉलिटी उठाएंगे, शुरुआत के 50 आर्टिकल, ज्यादा से ज्यादा है तो मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संसद तक पहुंच के खत्म हो जाता है। पॉलिटी तो अपन को आती है। ये अगर मेंस में देखें तो टोटल 30 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से मुश्किल से 2-4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भारतीय राजनीति, है ना। मध्य प्रदेश में जाति व्यवस्था पे लेख लिखिए। अब आपने जाति व्यवस्था ही समझी नहीं तो मध्य प्रदेश में जाति व्यवस्था का एनालिसिस कैसे करोगे, मध्य प्रदेश में मतदान विभाग को कैसे समझाओगे, क्योंकि उस टॉपिक तक पहुंचते पहुंचते तो आप थक गए थे, वो टॉपिक तो कवर नहीं किया। तो पहला पॉइंट कि आपको सिलेबस के एक एक बिंदु को समझना है, उस बिंदु के अंदर क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है, उन दोनों चीजों को। तो सिलेबस में क्या क्या की पॉइंट है, उसके कितने डायमेंशन होते हैं, है ना, कितने डायमेंशन होते हैं। और एक शॉर्टकट कि भाई आपको दे दिया एक कॉन्सेप्ट की उद्यमिता की अवधारणा और महत्व, तो आपको लिखा हुआ है नया सिलेबस के अंदर, तो आपने बस 2 क्वेश्चन बना लिए कि एक क्वेश्चन कर लेते उद्यमिता की अवधारणा और एक क्वेश्चन कर लेते उद्यमिता का महत्व। तो ये भी फिर वापस शॉर्टकट है, क्योंकि इसमें आप बहुत सुपरफिशियल तरीके से उसको कर रहे हो। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी गहराई हो सकती है, कितनी डेप्थ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो डायमेंशन। ये सिलेबस के डायमेंशन और की पॉइंट कहां से पता चलेंगे, तो इस डायमेंशन और की पॉइंट को जानने का बहुत सिंपल मेथड है PYQ। प्रीवियस ईयर में संबंधित टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं उसमें प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या है। तो दूसरी बात आती है आपके प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सिलेबस में कितने डेप्थ में जाना है वो पता चलता है। तो पहली बात कि सिलेबस में हमें कितने डेप्थ जाना, क्योंकि जो हमारे एमबीबीएससी के सिलेबस में लिखा वही सिलेबस यूपीएससी में लिखा हुआ, वही सिलेबस छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ, वही सिलेबस आपका उत्तर प्रदेश में लिखा, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच अलग अलग होती है। मध्य प्रदेश के जो प्रोफेसर बनाएंगे, मध्य प्रदेश के जो एग्जाम सेटर होंगे, उनकी अप्रोच अलग होगी, यूपीएससी की अप्रोच अलग होगी। तो वो अप्रोच को हम कैसे समझेंगे, उस अप्रोच को समझने का केवल एकमात्र माध्यम है, वो माध्यम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे
जितने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको एरिया समझ आ जाएगा कि भाई कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में एक राजवंश पूछा जाएगा जो हमसे नहीं बनेगा, एक कोई प्रशासनिक अधिकारी पूछा जाएगा जो हमसे नहीं बनेगा, एक कोई व्यक्ति पूछा जाएगा, राजा पूछा जाएगा जो हमसे नहीं बनेगा। वो फिक्स पैटर्न है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे। तो जब हमें पता है कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम इंडिविजुअल आधार पर उनको तैयार क्यों नहीं कर सकते। जब हमें पता है कि आपका जो इथिक्स का पेपर है तो उसमें कोई रिपोर्ट आएगी तो उसको हम तैयार क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमारा पैटर्न, क्यों हमें उस पैटर्न पे ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो आपको वो पैटर्न स्पष्ट तरीके से समझ आएगा। उसको अपन देख रहे हैं, है ना। मैं अभी इन्हीं चीजों को वो अपन क्लियर कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, सिलेबस में की पॉइंट क्या हो सकते हैं, और अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के पैटर्न को समझेंगे तो ये दोनों बिंदुओं को एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक टॉपिक को नहीं, सब टॉपिक को उठाएंगे। सब टॉपिक के अंदर कौन कौन से की पॉइंट हो सकते हैं, कितने डायमेंशन हो सकते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सब टॉपिक के अंदर क्या पैटर्न हो सकता है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। सब समझने का प्रयास करेंगे तो ये अपन देखेंगे। उसके बाद अगर अपन देखें तो फिर अपने क्या आते हैं, नोट्स। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, नोट्स, कि आपने सारी चीजों को पढ़ा है, आपने सारी चीजों को पढ़ा, लेकिन हम क्या है, एक सामान्य मानव है। वो सामान्य मानव कोई भी चीजों को कितना भी अच्छे तरीके से पढ़े, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद भूलना तय है। आपकी कितनी अच्छी मेमोरी है, जो कुछ आप पढ़ते हो उसका भूलना तय है। वो आपके दिमाग से निकल ही जाएगा, सबकॉन्शियस से वो चीजें क्या हो जाएंगी, आप भूल जाएंगे। जब तक आप उसमें नोट्स नहीं बनाओगे, है ना, जब तक आप उसके नोट्स नहीं बनाओगे, आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की हो, आप कितने टैलेंटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। पीएससी में उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आप कितने टैलेंटेड हो, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई सारे आते हैं आईआईटी वाले, वो भी तैयारी करते रहते हैं 4-4, 5-5 साल। कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, सामान्य कॉलेज से आते हैं, लेकिन उन्होंने सभी चीजों को 1 साल तक, 1.5 साल शिद्दत सीखी, पहली बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वो ये रहता है कि इसमें जो आप नोट्स बनाओगे, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो या नहीं, वो अल्टीमेट। सेल्फ नोट्स बनाने में केवल ये नहीं करना है कि 2 यूनिट के बन लिए, अभी तक की जो पढ़ाई में जैसा आपके कर गया है, आपके एमपी के नोट्स बने होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बने होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी। टोटल ये मेंस के सिलेबस में मुश्किल से 100 नंबर है, और 100 नंबर के आधार पर ज्यादातर 90% तैयारी करने वालों को भ्रम होता है कि हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। ज्यादातर की तैयारी केवल ये 100 नंबर, 150 नंबर की होती है। 1 यूनिट हिस्ट्री की, 1 यूनिट मतलब 2 यूनिट ज्योग्राफी की, 1 यूनिट पॉलिटी की। ये ज्यादातर एस्पिरेंट के साथ है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, कई सारे सुनने वाले लगेंगे कि सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने आप में महसूस करके देखो। जो व्यक्ति भी सुन रहा है उसको पता होगा कि ये बात सही है या नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादातर स्टूडेंट के साथ देखता हूँ वो यही चीजों में, इन्हीं में उलझे रहते हैं। तो आपको मतलब जितना इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा, जितने इंपॉर्टेंट से एमपी की ज्योग्राफी पढ़ा, उतने ही इंपॉर्टेंट से अगर हम देखें तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट भी उतने इंपॉर्टेंट है। उतने इंपॉर्टेंट अब अगर हम देखेंगे तो कहीं पे स्वास्थ्य की केवल शिक्षा व्यवस्था भारत में उतनी इंपॉर्टेंट है। तो जितना मॉडर्न हिस्ट्री पे आप 3 महीने का समय दे देते हो, शिक्षा व्यवस्था पे आधे दिन का समय देते हो, तो नंबर में भी वैसे ही आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको वही नंबर आएंगे, 30 नंबर, लेकिन यहाँ पर 30 में से 2 नंबर, 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमने उसमें तो उतना समय दिया नहीं है। तो वो आपको क्या करना है कि उसके नोट्स बनाना। ये नोट्स बनाने में मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि नोट्स कितने होना चाहिए, तो पूरे 40 यूनिट की आपके पास ऐसे नोट्स हो। 40 यूनिट से मेरा क्या मतलब है, 40 यूनिट से मेरा मतलब है पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक, है ना। हर पेपर में आपको 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 हिस्सों में 5-5 यूनिट है, तो पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक आपकी टोटल 40 यूनिट होती है। 40 यूनिट की आपके पास सेल्फ नोट्स है या नहीं, है ना। ये नोट्स वापस किसी दूसरे के होंगे तो आपको काम नहीं देंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अनुसार नोट्स बनाता है। हर व्यक्ति अपने अनुसार नोट्स बनाता है। उसके नोट्स को देख लेने से, उसके नोट्स से पढ़ लेने से वो आपको नहीं आएंगे। वो नोट्स ऐसे आना चाहिए जो केवल और केवल आपको समझ आए, है ना। जो केवल और केवल आपको समझ आए, उसमें क्या लिखा है वो केवल आपके लिए, क्योंकि ये जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है। अल्टीमेट तरीके से आप एक किताब को पढ़ने बैठे, उस किताब को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। इस किताब को मैं बोल दूं कि भाई पढ़ने बैठो, इसको रिवाइज करो, तो नहीं हो पाएगी यार, ये रिवाइज नहीं हो पाएगी। आप जब पढ़ने बैठोगे थोड़ी बहुत दिन में ही आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, है ना। 2 घंटे पढ़ा, रिविजन नहीं होगा, लेकिन आपके नोट्स होंगे जिनको आपने लिखा होगा, 2-4 बार जब उसको रिवीजन कर लोगे तो आपको क्या बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, वो उसका आपका रिवीजन हो पाएगा। तो अगली बात होती है कि आप इसमें से अपने नोट्स कितने बनाते हैं। वो अपने नोट्स
बनाने के एक शॉर्टकट तरीका होता है ना, एक शॉर्टकट तरीका होता है कि आपने पहले किताब में पढ़ा, अंडरलाइन कर लिया, उसी को पलटने लगे। लेकिन वापस से वो कब, जब आपका एग्जाम जैसे 2024 वाले देंगे, है ना, अभी 2024 में जिनको मेंस देना है, ये मेंस कब देना है, अब 7 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, मुश्किल से 2 महीने है ना, 7 सितंबर से 7/24 की मेंस की डेट दी। अब 2 महीने में तो ये शॉर्टकट अपना सकते हो, क्योंकि 2 महीने में मैं बोलने जाऊंगी यार तुम सोशियोलॉजी के नोट्स बनाओ, तो टोटल सिलेबस में से केवल सोशियोलॉजी के नोट्स ही बन पाएंगे, है ना। ये तब अपनाया जा सकता है जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, 2-4 महीने में आपका एग्जाम हो, तो फिर आप ये चीजें कर सकते हो, भाई किताब में ही अंडरलाइन कर दिया, किताब में ही हाईलाइट कर लिया, किताब में ही आपने पढ़ लिया। लेकिन ये कब नहीं कर सकते हो, कब नहीं करना चाहिए, जब आपके पास पर्याप्त समय हो। तो पर्याप्त समय हो तो आपको 40 यूनिट के, है ना, ये आप देखो, जो अगर आप 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आप बताओ कि आपकी पुरानी 35 यूनिट हुआ करती थी 4 पेपर में, कितनी यूनिट के आपके खुद के नोट्स बने हुए थे, है ना, कितनी यूनिट के खुद के नोट्स बने थे। और जब तक नहीं बनेंगे, हमें अल्टीमेट तरीके से पूरी तरह सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको उसमें शॉर्ट नोट्स पे बनाने पे ध्यान देना है कि कितने हमारे शॉर्ट नोट्स वहां पे बने होते हैं, अपने खुद के नोट्स बने, उसके बाद बाकी प्रोसेस से शॉर्ट नोट्स बने। क्योंकि अल्टीमेट तरीके से आप जितना भी पढ़ लो, लेकिन जो एग्जाम के 6 दिन में आप रिवाइज करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और पीएससी में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता, एक बार, है ना, एक बार चीजों को कवर करना होता है, उसके बाद केवल उसको रिवीजन करना होता है, केवल रिवीजन करना होता है, केवल रिवीजन करना होता है। लेकिन वो एक बार ही नहीं आता है। ज्यादातर एस्पिरेंट के समय पे क्या होता है, थोड़ा सा अभी पढ़ा, फिर इस मेंस में थोड़ा कवर किया, अगले मेंस में थोड़ा कवर किया, अगले मेंस में थोड़ा कवर किया, तब तक ये पुराने वाला थोड़ा चला जाता है। तो वो चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बार बैठेंगे और उसको वो करो। तो आपका ये होता है कि भाई आपने उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपको सब्जेक्ट के प्रति अब कमांड कितनी बेहतर डेवलप है, सब्जेक्ट के प्रति समझ कितनी बेहतर है। क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी नीड्स होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी डिमांड होती है। तो उस सब्जेक्ट की डिमांड को समझना, ये बाई चांस अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अच्छे कंटेंट का यूज करोगे, अच्छे सोर्सेस का यूज करोगे, तो आपको ये समझ बन जाएगी। क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी डिमांड है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में आप इथिक्स को लिखने जा रहे हो, और इथिक्स को लिखते समय आप किसी कोट का यूज नहीं कर रहे हो, अपने उत्तरों में कथनों का यूज नहीं कर रहे हो, अपने उत्तरों में एग्जाम्पल का यूज नहीं कर रहे हो, आपसे मनोवृत्ति की परिभाषा आई और आपने मनोवृत्ति की परिभाषा लिख के छोड़ दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ये लगेगा, भ्रम रहेगा। आजकल वो भ्रम थोड़ा लंबा सा चल रहा है, जैसे 6 साल से चल रहा है। 2019 के बाद कॉपी देखने को मिली नहीं है ना, 2019 के बाद कॉपी देखने को मिली नहीं है। जब कॉपी देखने को पर मिलेगी तब ये भ्रम टूटेगा। तो भ्रम क्या होता है कि आपने मनोवृत्ति पूछा, आपने मनोवृत्ति की परिभाषा लिख दी, बाकी सबने भी लिखी, कौन मेंस देने वाला ऐसे बेवकूफ होगा जो नहीं लिख के आएगा। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति लिख के आएगा, लेकिन उसके अंदर क्या आपने कोई एग्जाम्पल दिया, और मनोवृत्ति की परिभाषा पूछी थी तो किसी विचारक का नाम लिखा या नहीं लिखा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता कि वो हमने अलग करके उसको लिखा या नहीं लिखा। अगर अलग करके उसको नहीं लिखा, मतलब हम कहीं ना कहीं पे क्या है, वापस से वो हो रहे हैं। तो ये चीज होती है कि हमें सब्जेक्ट की पकड़ होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर हम की पॉइंट डाला या नहीं डाला। आप देखिए कि आपने आंसर राइटिंग की होगी, आंसर राइटिंग की होगी, आपसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता पूछा, या कोई सिंपल मनोवृत्ति वाला टॉपिक पूछा, पूर्वाग्रह का पूछा, तो क्या आपने पूर्वाग्रह के उत्तर लिखा था, तो उसमें आपने अपनी कॉपी में एग्जाम्पल डाला था या नहीं डाला था। आपने अपनी कॉपी में वहां पे किसी कथन को डाला था या नहीं डाला, किसी विचारक का नाम डाला था या नहीं डाला। तो वो चीजें कब डाल पाएंगे, ऐसी हवा हवाई में नहीं आएगी। जब हम पढ़ेंगे, उसमें वो लिखेंगे, तो फिर हमारा क्या होता है, उन की पॉइंट को, उस डिमांड को हम समझ पा सकते हैं कि यार ये की पॉइंट, ये डिमांड क्या है। तो ये तो बेसिक एलिमेंट हुए, ये तो बेसिक एलिमेंट हुए 4 चीजें जो हर व्यक्ति की कॉपी में, नोट्स में, और उसको अपने पढ़ते समय इन चीजों को ध्यान देना चाहिए, है ना। इन चीजों को ध्यान देना चाहिए कि आप इन चारों बिंदुओं को, है ना, इन चारों बिंदुओं को ध्यान दें। पहला सिलेबस, सिलेबस पूरी तरह से कवर हो। अब सिलेबस के दोनों बिंदुओं पे अपन आते हैं, सिलेबस के दोनों बिंदुओं पे आएंगे कि सिलेबस आपका कवर हो। पहली बात, सिलेबस के कवर होने के बाद आपने पीवाईक्यू, उसके, है ना, पीवाईक्यू के पैटर्न और उसके मेजर एरियाज को आपने वहां पे क्या हो, देख रखा हो। उसके बाद आपके पास नोट्स हो, नोट्स के बाद आपको आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए कीवर्ड निकाले हो। ये सारी चीजें अल्टीमेट तरीके से आपकी कॉपी में आना चाहिए। इसके लिए लगता है समय, है ना। अब यही टॉपिक को कोई को पढ़ने बैठोगे, आपको खत्म क्या करना है,
है ना, इसमें आपका 2 दिन का समय लगेगा एक छोटे से टॉपिक में। अब आपको क्या लगता है कि नहीं यार यहाँ पे तो हमको 1 दिन में खत्म कर लेना, तो वो आप जब शॉर्टकट अपनाओगे तो ये चीजें कॉपी में नहीं आएगी, पहले नोट्स में नहीं आएगी, नोट्स में नहीं आएगी, आपने अपनी कॉपी में एग्जाम्पल लिखा नहीं होगा तो क्या सपने में आके वहां पे कॉपी में लिखा जाएगा? तो पहले जब वो नोट्स में नहीं रहेगा तो कॉपी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये 4 चीजें यहाँ पे बेसिक होती है, इनको आपको मूल तरीके से अपनी कॉपियों में नोट्स जब बना रहे हो वहां पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपका होता है कि ये जितनी भी चीजें कर ली उतने के बाद आपको होता है उसके बाद की स्टेज है, बाद के स्टेज है कि आपको आंसर राइटिंग करना है। कई सारे बच्चों के साथ ये गलतियां होती है कि इन सब चीजों को बगैर करे, इन सब चीजों को बगैर करे आजकल एक भ्रांति फैला दी जाती है बहुत सारी कि भाई हम लिखने लगे, है ना, हम लिखने लगे। तो लिखने लगने में भी आप कई दिनों तक लिखोगे, वो क्वालिटी वो गुणवत्ता नहीं आएगी। जब तक आपने ये काम नहीं किया है तब तक वो लिखने में गुणवत्ता नहीं आएगी। लिखने में गुणवत्ता कब आएगी? जब ये करो। तो जब आपकी ये पूरा काम होगा फिर आपको लिखना है ना, ये नहीं कर, और ये है कि नहीं लिखोगे तो भी नहीं आएगी। तो लिखना जरूरी है लेकिन ऊपर के सब काम करो, उस काम को करने के साथ लिखो। अब बहुत सारी गलतियां इसमें अलग अलग होती है कि हम ऊपर के कामों में इतने व्यस्त हो गए थे, डेली लिखना हम भूल ही गए। तो अब वो एक साइकिल ये होगा कि 1-1.5 साल में जब ये काम करके भूलेंगे उसके बाद अगले 1-1.5 साल फिर लगेंगे लिखने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ तो बहुत लिया। क्योंकि ये सब करे हुए भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके ये सारी चीजें कंप्लीट होती है लेकिन उन्होंने एक काम नहीं किया होता, कभी लिखने के लिए पेन नहीं उठाया होता है ना, कभी लिखने के लिए पेन नहीं उठाया होता, तो फिर उनको जीरो से लिखना शुरू करना पड़ता है। तो आप ये काम करते जा रहे हो, अर्थात उसका बहुत सिंपल अप्रोच बताऊं, है ना, बहुत सिंपल अप्रोच बताऊं कि जिस दिन आपने सिलेबस को पढ़ा, जिस दिन आपने सिलेबस को कवर किया, उसी दिन उसके पीवाईक्यू को देखे, उसके नोट्स बनाए और उसी दिन उसको क्या कर लिया, लिख लिया। उसी दिन उसको क्या कर लिया, लिख लिया। तो आपका जो पूरा समय था वो समय का जो साइकिल है वो साइकिल बच जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं पे उलझे रहते हैं तो आखिर में लिखने को भूल जाते हैं। तो लिखना ये नहीं है कि पहले ही दिन से चालू होगा, लेकिन उसमें हर दिन हमने थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट डाला, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन, 10 दिन, 1 महीने तक आपको लिखने में लगेगा यार हम क्या लिख रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन जब उसको रेगुलर तरीके से करते हैं, जब उसको हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं और वो धीरे धीरे आगे की तरफ हमारा चलता रहता, तो अपने आप में चीजें क्या हो जाती, हमारा डेवलप होती रहती, हमारा विकास होता रहता, जिसमें हम समझ भी नहीं आता है। और वही प्रोसेस, क्योंकि जो सेलेक्ट होते और नहीं होते वो सब आपके जैसे ही कर रहे होते, बस वो धीरे धीरे वो एक एक स्टेप पे आगे बढ़ रहे होते, एक एक स्टेज कर रहे होते। जब वो भी करते हैं, हर व्यक्ति जो सेलेक्ट हो नहीं हो उसके मन में दुविधा आती है, सही कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनाते रखते हैं, वो कंटिन्यूटी बनाते हैं, डेली लिखते हैं। उसके बाद खुद अपनी कमियों को चेक करते हैं कि यार कल मैं ये लिख रहा था, यहाँ पे ये कमी हुई, कल परसों मैंने ये लिखा, यहाँ पे ये कमी हुई, 2 दिन पहले ये लिखा, इसमें ये कमी हुई। तो खुद उन कमियों को जानते हैं कि भाई हमारी कहाँ पे कमी होती है। तो वो जो चीजें होती है वो आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए ये नहीं बोल रहा है कि आप 4 घंटे रोज लिखो, 3 घंटे रोज लिखो, लेकिन 10 से 15 मिनट, आधे घंटे आप लिखना शुरू करोगे तो आप 6 महीने में आपकी जो ग्रोथ हो जाएगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, है ना, वो आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। तो उन चीजों पे अपन को ध्यान रखना है कि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें और उसका क्या करते रहे, एवोल्यूशन करते रहे। उसके बाद हमारा अगला आता है यहाँ पे, ये सब हो गया। उसके बाद आपको एक टेस्ट लगाता रहना चाहिए और उसमें आप वीक में 1 या 2 लगाओ और फिर देखो कि भाई 3 घंटे में हम क्या कर पा रहे हैं। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के साथ सब अच्छा चला लेकिन 3 घंटे की प्रैक्टिस नहीं की, है ना, 3 घंटे की प्रैक्टिस नहीं की तो कहीं ना कहीं पे वहां पे अटक जाएंगे। तो ये एक बेसिक चीजें थी, जो 6 चीजें आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे बहुत पहले दिनों से कर रहे हो, है ना, वो जो व्यक्ति जहां जहां पे पहले से कर रहे हो, तो पहले से करने के बाद आप इनको देखिए कि कहाँ पे आपकी क्या रही होगी, कमी रही होगी, है ना। कहीं ना कहीं पे या तो आपने सिलेबस कवर नहीं किया होगा, सिलेबस के पूरे बिंदुओं को आपने नहीं लिखा होगा, या हो सकता है कि आपने पीवाईक्यू के अनुसार सिलेबस को कवर नहीं किया हो, या हो सकता है कि आपने उसमें से नोट्स नहीं बनाया हो, या हो सकता है कि आपने उसमें आंसर राइटिंग नहीं की हो। ये सब काम किया है तो 90% में आपका पिछले कुछ वर्षों में चयन में लेट होगा। नहीं हो पाया इसके बाद तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगले 1 या 2 साल में जो रिजल्ट आएंगे उनमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि ये सब काम किए, वो कुछ रिजल्ट और पेंडिंग में उसका नाम नहीं आया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जिनका नहीं होगा वो कहीं ना कहीं पे इनमें कोई ना कोई लेक कर रहे होंगे, उसमें कोई ना कोई कमी आ रही होगी। जो नए बच्चे इसमें शुरू करते हैं तो उनको बहुत सिंपल बात सजेशन देते हैं कि आप इन सब चीजों को बना के रखें। अगर इसमें लेक करोगे तो हम कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी स्टेज पे अटकेंगे, तो ये बात भी आप
ध्यान रखिए यानी कि। तो ये तो बेसिक बात थी कि हमें तैयारी में किन चीजों को ध्यान रखना है ना। अच्छा ये ऑनलाइन वाले ठीक है। अच्छा देवेंद्र भाई देख रहे हैं, नायब तहसीलदार है ना देवेंद्र जी, वो बोल रहे हैं लिखवा लिखवा के। हाँ तो देवेंद्र जी का सिलेक्शन हुआ, उनका कमेंट आया है कि लिखवा लिखवा के परफेक्ट कर दिया। तो ज्यादातर जो बच्चे जो पुराने हैं उनको पता है, जब मैं कोविड में क्लास लेते थे डेली 1.5 से 2 घंटे लिखवाते थे, 1 घंटे तो मिनिमम हमारा होता ही था, है ना। उनको क्वेश्चन दिया लिखते थे। तो देवेंद्र उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, कि वो तो एक्स आर्मी मैन है ना। देवेंद्र जी आपको देखने की तहसीलदारी करिए यार, आप कहाँ पे लगे हुए हैं, इन सब चीजों में मुक्त हो गए हो आप, अब इसको मत देखो हमारे प्रवचन को, है ना। आप तो अपनी तहसीलदारी करो, लेकिन धन्यवाद, है ना। तो ऐसे ही है भाई, जिन्होंने लिखा है क्योंकि वो देख रहे होंगे देवेंद्र भाई, तो उसमें आपने क्या किया कि अभी मैं जो जानता हूं, मैं बता रहा हूँ यहीं पे कि जितने भी बच्चे थे ज्यादातर जो हमारे आसपास से सेलेक्ट हुए, सबके साथ ये था कि कोविड के समय पे जो 1.5 से 2 साल मिला था उसमें बहुत शिद्दत से मेहनत करते थे, है ना। वो ये नहीं देखते थे कि सब 15 दिन में सिलेबस खत्म कर दो, कोई जड़ी बूटी दे दो और हम वो जड़ी बूटी खा लें तो हमारा हो जाए। आजकल के बच्चे इसको ज्यादा मांगते हैं, जैसे क्लास 15 दिन 20 दिन के बाद चली तो बोर हो जाते हैं सर, क्योंकि टाइम स्पेंड 30 सेकंड का है अपना, तो कि 30 सेकंड में अपन को तो स्वाइप करना है ना। अगले वीडियो देखने वाली आदत क्या लगी है तो वो है। एक और बहुत कठिन बात, पीएससी में सेलेक्ट करना है तो अपने मेमोरी को, अपनी वो उसको बनाना है। बहुत मोटिवेशन बनता है, डोपामाइन बढ़ता है सोशल मीडिया से, लेकिन बहुत कड़वी बात है ना, बहुत कड़वी बात है। अगर आप शिद्दत से तैयारी करना चाहते हो, कोई खतरा नहीं होगा। 1 साल के लिए जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनको पूरा हटा दीजिए अपने जीवन से, है ना, 1 साल के लिए। अब आपके मन में बहुत आता है कि नहीं यार, कोई टॉपर ने बोला होगा किसी यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब को कैसे हटाऊंगा, इंस्टाग्राम पे बोलते हैं आजकल जो टॉपर, है ना, इंस्टाग्राम पे उनके रील आते हैं तो वो रील नहीं देखूंगा तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सब चीजों को हटा दीजिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे जैसे कोविड के समय पे मोबाइल की लत लगी, मोबाइल की लत लगने से जो टाइम स्पेंड पहले होता था, जो एक कंसंट्रेशन की पावर बनती थी, वो सबकॉन्शियस तरीके से कंसंट्रेशन की पावर नहीं बन पाती है। ये आप भी जानते होंगे, आप में से ज्यादातर बच्चे जो इसको देख रहे होंगे वो जानेंगे इसको, है ना, वो जानेंगे कि आपको सबकॉन्शियस तरीके से कैसे खेला जा रहा है। उसमें हम भी है, मतलब उसमें उत्तरदायी हम भी है कि भाई रील डाल रहे हैं, मजबूरी है कि हमें कैसे देखेंगे रोल, हम नहीं डालेंगे तो हमें कैसे जानेंगे, तो उसके लिए डालना पड़ रहा वो। लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल काम करेंगे। लिटरली बोल रहा हूँ, पीएससी में सेलेक्ट होना है तो जो सोशल मीडिया है और जो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो एक नंबर ऑफ चीजें हो सकती है, आसपास के कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो बढ़ने नहीं दे, तो 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए उसको छोड़ दो। उसके बाद आपकी रील पे करोड़ों में व्यू आएंगे, नहीं तो आपको भी लोग क्या करेंगे, वही देखते रहो। तो 4 साल के बाद वो देखते तो बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन हम कहीं के बचेंगे नहीं। तो मेरा एक बहुत जेन्युइन सुझाव है आप सबको कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इनसे थोड़ा सा बचे, है ना, मतलब पढ़ेंगे तो वो होगा यानी कि, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा क्या करते रहे, है ना, थोड़ा सा करते रहे कि इन सब चीजों को छोड़ें। थोड़ा सा छोड़ेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसको कर पाएंगे कंसंट्रेशन। क्योंकि समय में क्या होता है कि हम 1 घंटे पढ़ने बैठे, उसके दिमाग में पीछे सबकॉन्शियस बहुत सारी चीजें चलती रहती है। कहीं पे एक नोटिफिकेशन आया मोबाइल में, वो नोटिफिकेशन खेल के बैठ गए, खोला तो था 10 सेकंड के लिए, कब 1 घंटे चले गए। आप सबके साथ होता ही होगा, है ना, आप सब में ज्यादातर लोगों के साथ हो ही रहा है, उसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो इससे बचा हो, है ना। रोल देखा, इतने में एक टॉपर आ गया कि वो तो ज्ञान दे रहा है, 10 सेकंड का उसका ज्ञान सुना, फिर दूसरा वो वीडियो आ गया, है ना। क्योंकि जैसे ही आपने उसमें 10 सेकंड पे गए तो जो एल्गोरिथम वाले उनको पता है कि भाई अब ये क्या देखेगा, तो उसको अगला डोपामाइन दे दिया। वो डोपामाइन को बढ़ाते गए तो आपका हो गया, वो डोपामाइन तो बढ़ गया, लेकिन आपने 10 सेकंड बाद क्या किया वो आपको 10 मिनट बाद याद नहीं रहेगा, और जिस काम से होते उससे भटक जाओगे। तो एक बार शिद्दत से पढ़ना है, बैठना है, पढ़ना है, तो उसके लिए उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, इसको छोड़ नहीं पाते हैं। हम ही देख रहे हैं लगातार कि भाई ठीक है ना, पढ़ाने वाले वीडियो पे आपके व्यू आएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, उस पर व्यू आएंगे 50, तो हमें ही लगता है कोई डोपामाइन वाली चीजें उनको डालो, बढ़िया से लगाओ एडिक्शन में, है ना, एडिक्शन लगे रहेंगे, लेकिन वो आपके पूरा तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, है ना, पूरी तरह से बर्बाद होना है, उससे बचें, है ना। जितना आप बचोगे उतना बेहतर होगा। तो ये तो चीजें थी। अब अपन आते हैं, देखो ये बेसिक चीज हुई। बेसिक चीज में मैंने 6 चीजें बताई है, बेसिक चीजों में मैंने 6 चीजें बताई है। पहला सिलेबस, सिलेबस के बाद मैंने पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के बाद मैंने बताया जो नोट्स बताया, नोट्स बनाने के बाद हमने क्या बताया, आंसर राइटिंग स्किल बताई। आंसर राइटिंग स्किल, ये 4 चीजें हैं। उसके बाद हमारी 2 चीजें थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब एक बार ये हो जाएगा, देखो ये काम जो करना है ना वो केवल एक बार करना है ना। वो एक कहावत है कि भाई जब
आम पकते हैं या केरी पकती है उसी समय पे अचार डाला जाता है और अचार उसको साल भर खाया जाता है ना। बात समझ में? केरी का मौसम आएगा उसमें अचार डाल दोगे, साल भर आप खाओगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब खत्म हो रहा है तब केरी को ढूंढने जाते हैं, तो एक बार आपने अचार को डाल दिया उसके बाद जीवन भर उसको खाना पड़ेगा, है ना। केवल उसमें से क्या करना है, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना है। तो वही काम यहाँ पे होता है। अभी दिक्कत क्या होता है कि हम थोड़ा सा अभी डाल लेते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वो करेंगे, उससे कोई वो समस्या नहीं होगी, कोई आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं अपन दो हिस्सों पे जिसके लिए आज बुलाया हुआ है। ये तो मतलब ज्ञान की बातें थी, मान लो तो सही है, नहीं मानो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अपन अपने सिलेबस पे कि अब सिलेबस पे आ जाते हैं जो हमें मेनली मेजर तरीके से डिस्कस करना है। एक डायरी है, सिलेबस है, उसमें आप जो जो पॉइंट करवा रहे हैं वो सिलेबस तो हम आपको दे दे रहे हैं। उसको अवश्य जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपकी कॉपी में आना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बहुत किया, बहुत मेहनत करके उसमें बहुत सारी चीजें लाए हैं। ये सब चीजें तो क्या थी, बात की बातें थी, हम उसमें बहुत सारी चीजें उसमें लाए हैं, तो उनको आप अपनी कॉपी में डालना, उनको आप अपनी कॉपी में डालना। सिलेबस आपको दे दे रहे हैं तो सिलेबस को आप एक बार तो इसको रेफर कर लो, नए वाले को, इसको तो आप रख लो, अभी तो यहाँ पे समझ लो। और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, समय, वापस वही चीज आ गई, समय लगेगा। उस समय में आपको क्या करना है कि जितनी भी चीजें यहाँ पे है इनको आप नोट करते जाएंगे, है ना। अगर हम यहाँ पे बैठे, आप पेज नंबर सीधे 14 खोल लीजिए, उसके अलावा की चीजें आपके काम की नहीं है ना। वो तो दूसरे लोगों के काम की है, आपके काम की पेज नंबर 14 पे है। आपके काम की चीजें जो है वो पेज नंबर 14 पे है, उस पर खोल लीजिए और वहां से अपन को सिलेबस को समझना है, उसको क्या क्या है वो आप एक बार समझिए। तो सबसे पहले कुछ कुछ चीजों को यहाँ से आप समझेंगे। पहले चेंज जो एमपीपीएससी ने पिछले बार और इस बार में किया है, या जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या चेंज हुआ है वो कर रहे हैं। ये देवेंद्र है, बहुत मेहनत करके, उनका ये कहना है, मतलब मैं उनकी कहानी भी बता देता। सर मुझे बंदूक चलाने में तो बड़ा मजा आता था, मतलब वो फौजी थे, लेकिन कलम जब से आपने पढ़वाई थी तो मुझे इतने संघर्ष, मतलब ट्रेनिंग में और बंदूक चलाने में नहीं हुआ, उतना कलम पकड़ने में हुआ। लेकिन लगातार 1.5 साल तक उस व्यक्ति ने शिद्दत के साथ मेहनत की 19 वाले में, और उसी में उनका वो फाइनली नायब तहसीलदार में चयन हो गया। तो 1.5 से 2 साल तक। नहीं तो एक व्यक्ति जो 12-15 साल सेना में है, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, पढ़ाई लिखाई से उन्होंने पूरी तरह से संबंध छोड़ रखा था देवेंद्र ने, उसके बाद भी वो आते हैं, आके पढ़ाई करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एज भी सर 38-39 की एज में। तो आपका जो समस्या होती है ना कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं कर पा रहा है, तो वो सब चीजों का बेस्ट एग्जाम्पल है वो। तो आप तो किसी दिन आना देवेंद्र भाई, आप भी थोड़ा सा इनको मोटिवेट करिए, है ना। बाकी तो आप भी डीसी बनिए, मतलब बहुत जल्दी आप भी डिप्टी कलेक्टर बने, आप भी इस बात से लगिए। लेकिन एक आप अपने आप में इनसे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हो यानी कि शॉर्ट नोट्स के लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स के बाद में अभी आपसे थोड़ी सी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो इन पॉइंटों को नोट करो। पहला, सिलेबस में चेंज आया। पहले सिलेबस होता था 1400 नंबर का, अब सिलेबस होगा 1500 नंबर का। 100 नंबर का चेंज आया। 100 नंबर का जो चेंज आया वो केवल एथिक्स के पेपर में चेंज आया है। तो अगर आप देखो तो क्या क्या चीजें हैं, मैं बगैर चेंज के आपको बताते जाऊं तो अब जो नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस में टोटल 6 पेपर है जो पहले भी होते थे, उनमें 1500 नंबर हो गए। पहले ये नंबर हुआ करते थे 1400, पहले ये नंबर हुआ करते थे 1400, तो अब ये नंबर आपके जो रहेंगे 1500 रहेंगे। एक बात यहाँ पे अपन ने देखी, 1500 नंबर है। अब इस 1500 नंबर में इस बार एक चीज जो नहीं मेंशन की, मैं उसको आपको बहुत आगाह कर रहा हूं, मतलब इस बात को आप बहुत हाईलाइट करिए, मैं आपको एक आगाह कर रहा हूं। एक चीज यहाँ पे ये हुआ है कि जब सिलेबस जो दिया गया था 2020 से 2023 के लिए जो सिलेबस था, उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि हर यूनिट से बराबर अंक आएंगे, हर यूनिट से 30 अंक आएंगे। लेकिन अभी से कई सारे बच्चों से जब मेरी बात हुई तो वो एक भ्रांति या उनके मन में एक डाउट उत्पन्न हो गया। वो डाउट ये उत्पन्न हो गया कि सर सभी यूनिट से बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि आपकी जितनी यूनिट है, सभी यूनिट को आपको बराबर वेटेज देना है। मतलब एक बात आप बहुत बड़े कैपिटल में अपने दिमाग में बीट कर लो कि हमें हर यूनिट को बराबर वेटेज देना, चाहे वो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को बढ़ा के एक बहुत बड़े सिलेबस को कम से कम 50 दिन में कवर होने वाले सिलेबस को रखा हो, या मध्य प्रदेश के राजवंश यूनिट नंबर 2 में रखे हो। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसमें पूरी की पूरी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री डाल दी गई है, उसमें आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ पोर्शन डाल दिया गया है,
लेकिन यूनिट नंबर 2 देख रहे हो तो यूनिट नंबर 2 में कुल मिला के यहाँ पे कितने राजवंश दिए गए हैं? 12 राजवंश, 10 या 12 राजवंश दिए गए हैं। तो इन दोनों का बराबर वेटेज है, बराबर वेटेज है कि आप 40-50 दिन जो पढ़ोगे उससे भी उतने ही नंबर आएंगे, है ना, उससे भी उतने ही नंबर आएंगे, और 20-30 नंबर जो पढ़ोगे उससे भी उतने ही नंबर आएंगे, है ना। केवल ये कितने दिन होगा? 4 दिन में कंप्लीट। तो एक बात आप अपने दिमाग में वो रखेंगे, वो क्या रखेंगे आप अपने दिमाग में, कि हमको हर यूनिट को बराबर वेटेज देना है। ये बात कब जाके एग्जैक्ट निर्धारित होगी कि इनका कितना वेटेज था? तो जब हमारा फाइनल जब एग्जाम देने जाएंगे 2024 का एग्जाम देंगे तब हो पाएगा। लेकिन अभी एक चीज बोलता हूं कि आप एक काम ये करना कि सभी यूनिट को बराबर वेटेज देना है, एक बात, ठीक है। ये अपन ने देखा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितने पेपर होंगे? तो टोटल 6 पेपर है ना। ये सब आपको पता होगा। पहला पेपर जो है उसके अंदर पार्ट ए में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी पार्ट बी में है, जिसमें 5 यूनिट दी गई है हिस्ट्री में, 5 यूनिट ज्योग्राफी में, 150 अंक यहाँ पे है। उसके बाद अगर अपन देखें तो आपका पेपर 2 में अगर हम देखें तो पार्ट ए में पॉलिटी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन। पार्ट ए में, पार्ट बी के अंदर पूरा एक नया सिलेबस जोड़ा गया, नया टॉपिक जोड़ा गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? समाजशास्त्र। ये 150 नंबर का है। पहले भी समाजशास्त्र होता था, लेकिन पहले का जो समाजशास्त्र था वो मुश्किल से 30 नंबर 40 नंबर में था। एक समाजशास्त्र वाली यूनिट थी, कुछ हेल्थ और एजुकेशन वाली यूनिट थी, वो यहाँ पे उसको एक्सपांड करके कितना नंबर दिया गया? 150 नंबर पेपर 2 में दिया गया। पेपर 3 में अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ देखें पब्लिक हेल्थ वाला सिस्टम दिया गया, 150 नंबर। सबसे बड़ी जो समस्या अब होने वाली है, पहले सबसे बड़ी समस्या थी पेपर 3, क्योंकि उसमें साइंस का वेटेज ज्यादा था। अब जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है वो पेपर 4 होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पेपर का नेचर तो सामान है, लेकिन उसमें जो लिखने का शब्द सीमा दी गई है वो बहुत ज्यादा क्लिष्ट कर दी गई है। पहले भी इथिक्स का जो पेपर होता था वो लगभग 2 से 2.5 घंटे में कवर होता था। एग्जाम जो देते थे उनका तो 3 घंटे में पेपर होता था। अभी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, तो पीएससी वाले आजकल केस करवा देते हैं ना, वो उनकी गलती है। मतलब मैं पीएससी वालों को, मतलब पीएससी वाले जो उनका सप्लाई होता है मटेरियल, उसकी गलती है ना, कि उन्होंने क्या किया कि जो पहले 3 घंटे का पेपर था अब उसको कंप्रेस किया 1.5 घंटे में, और 1.5 घंटे का और जोड़ दिया, 1.5 घंटे का और जोड़ दिया। पहले 20 क्वेश्चन आते थे, 8 क्वेश्चन आते थे, 4 क्वेश्चन आते थे। 20 पहले क्वेश्चन आते थे 20, उसके बाद 8, उसके बाद 4, और उसके बाद 2 केस स्टडी पहले आते थे। इसको 3 घंटे में लिखना होता था इथिक्स में। अब उन्होंने क्या कर दिया, 16 आएंगे, 8 आएंगे, और 4 आएंगे, और यहाँ पे 1, इसको 1.5 घंटे में करना, और इतने ही 1.5 घंटे का और बढ़ा दिया है। बात समझ रहे हो? एथिक्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि एथिक्स में भी पार्ट ए कर दिया है, पार्ट बी कर दिया है। पहले एथिक्स में केवल इतने क्वेश्चन आते थे, अब एथिक्स में इतने प्लस इतने क्वेश्चन आएंगे। बात समझ रहे हैं? तो एथिक्स सबसे ज्यादा क्लिष्ट होने वाला। आज अपन जो पूरा डिस्कस जो है वो एथिक्स पे ही कर रहे हैं। एथिक्स प्लस इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट उस पूरे टॉपिक का नाम है। तो उसके अंदर इन चीजों को शामिल किया गया एक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसका टोटल नंबर कितना होता है? 300 नंबर होता है ना। इसका टोटल नंबर जो होता है वो 300 नंबर होता है। 2 टॉपिक क्या है? पहले वाला पुराना वाला टॉपिक जुड़े हुए हैं। पुराने टॉपिक में से कुछ नहीं जो हटाया गया, उसमें मनोविज्ञान वाला नया शब्द जोड़ा है, और मनोविज्ञान के बाद राष्ट्र निर्माण वाला नया शब्द जोड़ा गया है। मनोविज्ञान के बाद, है ना, मनोविज्ञान के बाद राष्ट्र निर्माण वाला एक नया शब्द जोड़ा गया है, एक नया शब्द जोड़ा गया है। ये वाला एक पूरा का पूरा नया टॉपिक जोड़ा गया है ना। ये वाला एक पूरा नया जोड़ा गया है। उसके बाद अगर हम देखें हिंदी और सामान्य हिंदी और आपका निबंध लेखन जैसा था वैसे ही जोड़ा गया। 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे है तो जस्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये चीज है जो आपको सिलेबस में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? भाई हमारे 6 पेपर है, 1500 नंबर है। ये आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। 6 पेपर 1500 नंबर। अब वो 6 पेपर का सब डिवीजन कैसे है? सब डिवीजन का अगर मतलब करें तो उसमें आपको जो पहले पेपर से लेकर कौन से नंबर तक के पेपर तक, पहले पेपर से तीसरे नंबर का जो पेपर होगा वहां पे आपको जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो समझ लेना है। क्वेश्चन के पैटर्न है कि पार्ट ए का एक क्वेश्चन पेपर होगा, पार्ट बी का एक क्वेश्चन पेपर होगा। पार्ट ए में अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्कर वाले, 10 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्कर वाले, और 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्कर वाले, है ना। 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्कर वाले। अच्छा, टोटल अगर हम देखें तो एक पार्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? सुमित ये देखो,
ये 2-3 कॉल आए हैं उनको उठा लेना, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो पार्ट ए में टोटल ये कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक पार्ट में 30 क्वेश्चन होगा। और दोनों पार्ट में 3 घंटे में आपको लिखने के लिए टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। अर्थात 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन लिखना रहेगा, जिसमें कुछ 2 मार्कर वाले, कुछ 7 मार्कर वाले, कुछ 10 मार्कर वाले। ये 60 क्वेश्चन आपको पहले पेपर में लिखना, 60 क्वेश्चन दूसरे पेपर में लिखना, 60 क्वेश्चन तीसरे पेपर में लिखना। उसके बाद क्योंकि एमपीपीएससी और बाकी जो पीएससी है, यूपीएससी है, या बाकी जो पीएससी है, उसमें सबसे बड़ा जो अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर यहीं पे क्रिएट हो जाता है ना। चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, तो उनमें 3 घंटे में मुश्किल से 20 पेपर क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक लिखना होता। हमारे यहाँ पे जो लिखना है वो है 60 नंबर का। तो हमारे पीएससी में ये बड़ा वो है कि आपको बहुत कम समय है, मतलब 3 घंटे का बहुत कम समय है ना। वैसे ही 2 घंटे में हम 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हल करते हैं, यहाँ पे 3 घंटे में आपसे 60 क्वेश्चन लिखवाए, तो ये बड़ा गेम है। ये बड़ा गेम है इसीलिए 60 क्वेश्चन है, इसीलिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपके नोट्स में लिखा होगा तो वो चीजें आपको बहुत आसानी से याद आ जाएंगी। नोट्स की इसीलिए आपको प्रैक्टिस की इसीलिए जरूरत है, क्योंकि आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे। अगर आपकी स्पीड ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे लिख पाएंगे। तो ये फैक्टर की जरूरत इसीलिए हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है। तो ये तो पहले, दूसरे, तीसरे पेपर में, पहले पेपर में आपके कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 2 मार्कर, 10 क्वेश्चन जो है वो 7 मार्कर, और 5 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्कर। उसके बाद आज हम बात करने वाले एथिक्स में। तो एथिक्स में 2 पार्ट है, एथिक्स में 2 पार्ट है। तो उसमें अगर हम देखें तो 2-2 नंबर के 16 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 16 क्वेश्चन आएंगे। 7 मार्कर की यहाँ पे 8 क्वेश्चन आएंगे, 11 मार्कर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 11 मार्कर के 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 16 प्लस 8 कितने हो गए, ये 24 है ना। 16 प्लस 8 प्लस 4, तो 24 4 28 क्वेश्चन ये, प्लस केस स्टडी में 2 क्वेश्चन, तो ये भी होगा 30 क्वेश्चन एक पार्ट में। और दूसरे पार्ट में अगर जाएंगे तो फिर 30 क्वेश्चन, तो टोटल 60 क्वेश्चन के आसपास केस स्टडी में हो गया है। एक बात है ना, ये पीएससी वालों को सजेशन है ना, पीएससी वालों को सजेशन है, अगर सुने कभी तो ये सजेशन है कि भैया एक प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है बौद्धिक निर्णय लेना, बौद्धिक निर्णय लेना, समझ के किसी परिस्थिति को एनालिसिस करना और उसके आधार पर निर्णय लेना। अब जब वो 3 घंटे में 30-60 क्वेश्चन लिखवाते हैं तो वो बौद्धिक निर्णय वाले लोगों को नहीं चाहते हैं, वो गधा हमाली करवाने वाले लोगों को चाहते हैं। मतलब सीधी बात ही है ना, मतलब ये है, मतलब इसको स्वीकार करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सोचने समझने चिंतन करने वाला व्यक्ति, टोटल शब्द सीमा होती है लगभग चिंतन करके जो लिखे जा सकते हैं वो 4500 के, मतलब 3500 के आसपास शब्द लिखे जाते हैं। हमसे जो लिखवाए जाते हैं वो लगभग 4400 से 4800 शब्द लिखवाए जा रहे हैं अलग अलग पेपर में। तो ये कहीं ना कहीं पर डिफरेंस है, ये इस पे चिंतन करना चाहिए उनके बुद्धिजीवियों को, जो भी पीएससी में एडवाइजर होते हैं उन एडवाइजर को वहां पे करना चाहिए है ना। और जो भी एडवाइजर है तो उन एडवाइजर को उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए कि भाई ये क्या करवा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो लिखवाया जाता है वो 3-3.5 हजार शब्द लिखवाए जा रहे हैं, बाकी पीएससी उसमें भी लिखवाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादा लिखवाया जा रहा है, ज्यादा लिखवाया जा रहा है। तो उससे जो तैयारी करने के समय पे जो मतलब हमारी तैयारी जिस दिशा में होना चाहिए, आप सबकी कोई गलती नहीं है, तैयारी करने वालों की गलती नहीं है, क्योंकि जैसा फॉर्मेट वो देंगे हमें उस फॉर्मेट के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन इन चीजों पर थोड़ा सा चिंतन तो पीएससी वालों को सबको करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि जो सेलेक्ट हो रहा है वो एकदम सही है, वो अपनी जगह पे पूरी तरह से सही है, क्योंकि उनको जो पैटर्न दिया गया, जो मान्यता दी गई वो चीजें सही है। लेकिन अगर हमें वो देगा तो 2 चीजें होंगी, एक तो कि पीएससी में भी जितने हम जो चिंतनशील व्यक्ति है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ेगी, सोचने का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि हमें जिस फॉर्मेट में दिया जाएगा हम उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरे, हमारे मध्य प्रदेश से यूपीएससी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि लगभग पैटर्न में समानता होगी, वो ऑब्जेक्टिव साथ कहीं पे रहा होगा, लेकिन अब इसमें अलग अलग काम अलग अलग जगह पे मुझे जो लगते हैं वो ठेके पे होते हैं। पीएससी में एक ठेका सिलेबस बनाने का किसी को दिया है ना, एक ठेका वो कॉपी चेक करने का किसी को देते हैं, एक ठेका वो किसी को पेपर बनाने का देते हैं। तो ठेके बनाने में वो चीजें जो होने चाहिए यूनिफाइड तरीके से वो नहीं हो पा रही। तो मतलब ये पीएससी की पूरी बैठक हो और उसमें इन चीजों को रखना चाहिए। अब हमें तो क्या है कि उस व्यवस्था में
बने रहना, उस व्यवस्था के अनुसार आपको पढ़ना, मुझे पढ़ाना है, तो हम उस व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत सारी जगह पे लगा है। अभी आप जब सिलेबस को भी एनालिसिस करेंगे तो आपको 50 गलतियां उसमें नजर आएंगी, और वो स्पष्ट तरीके से ऐसी गलतियां हैं कि सिलेबस को मतलब बहुत गंदी तरीके से गलतियां करी गई हैं जब सिलेबस को अपन देखते हैं। लेकिन अब उस व्यवस्था में तो बने हैं, उसी को पढ़ना है और उसी को पढ़ाना है, तो हमें तो वो सीखना पड़ेगा। लेकिन पीएससी के बुद्धिजीवियों को थोड़ा सा ध्यान देना है।